नमस्कार दोस्तों। तो आज का टॉपिक होने वाला है डोंट जॉइन जेनपेक्ट बिफोर यू नो दिस। और इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं उन सभी कैंडिडेट्स के बारे में जो चाहते हैं जेनपेक्ट में जॉब करना, और शायद आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर, जिसके अंदर जेनपेक्ट भी आपकी एक लिस्ट में से नाम हो। अगर आप जो एस्पायर हैं जॉब लेने के लिए और जेनपेक्ट में जॉब को ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग से डिस्कस करने वाला हूँ जो आपको सोचने पे मजबूर कर देंगी कि हाँ यार, ये भी पॉइंट्स हैं और इन्हें भी हमें अपने दिमाग के अंदर पूरी तरीके से रखना चाहिए। तो अगर आप जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं, चाहे वो मतलब कोई भी एमएनसी कंपनी हो, खैर हम यहाँ पर जेनपेक्ट की बात कर रहे हैं। अगर आप जेनपेक्ट को ज्वाइन करने वाले हैं सिर्फ एक अपनी सैलरी देख के या फिर एक ब्रांड नेम देख के, तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। क्योंकि सिर्फ ब्रांड नेम देख के और सिर्फ सैलरी देख के आप कंपनी को ज्वाइन मत कीजिए। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं जो आपके एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ में काम आती हैं, और उसी के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से बोलता हूं कि जो भी इस चैनल पर नया है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हाइप कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब किया करे बिना मत जाना। क्योंकि देखिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, मैं भी चाहता हूं कि मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स बढ़ें। खैर ये सब बातों को साइड में रखते हैं, क्योंकि ये सब बातें आपको पहले से ऑलरेडी पता होंगी दोस्तों, क्या होती है क्या नहीं होती हैं। तो आज का हमारा जो पॉइंट्स हैं, उसमें पहला पॉइंट ये है कि सैलरी को सीटीसी देखकर जज मत करना। मतलब सैलरी आपको इन हैंड जो मिलती है दोस्तों, वो अलग होती है, और सीटीसी होती है वो अलग होती है। मैंने ये देखिए नोट्स बनाए हैं, ये देखिए पूरे नोट्स बनाए हैं, जहाँ पर मैंने नोट डाउन कर रहे हैं अपने वो थॉट्स जो मुझे लगता है कि हाँ यार ये चीज़ जरूरी है। तो मैं पॉइंट्स इसमें से देख के बता रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर रखे हैं। देखिए, कैंडिडेट्स जो होते हैं उनको कभी भी सीटीसी देखकर खुश नहीं होना चाहिए। मतलब आपको कोई बोल दे, अगर कोई आपको एचआर आके बोल दे कि यू आर हायर्ड एंड योर सैलरी विल बी दिस 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 लैक्स, और भाई आप ओवर एक्साइटेड हो जाता है, आप बिल्कुल जॉय, मतलब ठीक है, वो एक ये क्या कह रहे हैं हम उसको, एक नी जर्क रिएक्शन होता है हमारा, एक ऑब्वियस रिएक्शन होता है, आप खुश रहेंगे। लेकिन आपको मैं यहाँ पर कुछ चीज़ें पॉइंट आउट कराना चाहता हूँ जो आपको अपने नोटिस में रखनी चाहिए। अगर आपको एचआर बोल रहा है यू आर हायर्ड एंड योर सीटीसी विल बी, तो आपको उसके अंदर ये पता करना पड़ेगा कि सीटीसी तो चलो आपने मुझे जैसे 5 लाख बता दी, इन हैंड कितनी सैलरी दे रहे हो भाई, आखिर महीने के आखिरी में हाथ में कितने आने वाले हैं मेरे, तो आपको वो पता होना चाहिए। जैसे सीटीसी में डिफरेंट कंपोनेंट्स हो सकते हैं, फिक्स्ड पे हो सकता है, वेरिएबल कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन हो सकता है, बेनिफिट्स हो सकते हैं, कितनी सारी चीज़ों को मिलाकर एक पूरा सीटीसी बनता है। तो उसके अंदर आपको पता करना है कि आखिर मेरी इन हैंड सैलरी कितनी बन रही है। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने से पहले क्लियर समझो फिक्स्ड सैलरी क्या है, मतलब आपको फिक्स सैलरी कितनी मिल रही है, वेरिएबल जो कंपोनेंट्स हैं वो कितना मिल रहा है आपको, इसके अंदर जो आपकी मंथली ग्रॉस है वो कितनी है, आपकी जैसे कि मैंने बताया एक्सपेक्टेड इन हैंड सैलरी कितनी है। अगर आपके प्रोजेक्ट में ओवर टाइम करना पड़ता है आपको, तो उस ओवर टाइम का पैसा आप कितना देते हो, इसी प्रोजेक्ट के अंदर आपका जो इंसेंटिव है वो कितना है, क्या कंपनी कोई ट्रैवल अलाउंस भी हमको प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर, ये कितनी सारी चीज़ें होती है जो वो पूछना पड़ता है। सिर्फ सीटीसी से खुश मत होइए दोस्तों। अगर आपकी सीटीसी में मान लीजिए जो सैलरी है वो मंथली 40,000 मिली और आपके हाथ में 27-28 हज़ार, तो आप क्या करोगे, मतलब इतना मेजर डिफरेंस कैसे आता नहीं है, लेकिन आ गया तो क्या करोगे दोस्तों, आप तो सरप्राइज हो जाओगे ना वहाँ पर। तो तभी मैं एक ये बात कही जाती है कि नेवर ज्वाइन अ कंपनी ओनली फॉर सीटीसी number. I mean, do not excite yourself too much just to hear about the CTC. You have to crack down, or you have to break down your CTC कि आपको इन हैंड सैलरी कितनी मिल रही है, और मंथली ग्रॉस कितनी है, और इसके अंदर इंसेंटिव्स हैं, ट्रैवल अलाउंस कुछ देती है, ये सब चीज़ें मैटर करते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीटीसी से कितना फ़र्क पड़ता है। चलिए अगले उस पर जाते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। और
इसके अंदर आता है प्रोसेस आपकी लाइफ डिसाइड कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे यार ये कैसे, मतलब एक कंपनी से बड़ा ना उसका प्रोसेस होता है। मतलब देखिए कंपनी एक गुडविल है कि नहीं है, एक उसका कंपनी का कैसा नाम है कैसा नहीं है, वो कंपनी के एम्प्लॉय डिसाइड करते हैं, उनका एक्सपीरियंस डिसाइड करता है कि उनका एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहता है। देखिए तभी क्या था, कंपनी से ज़्यादा कभी कभी आपका प्रोसेस मैटर करता है, आपका प्रोसेस बड़ा होता है। इसलिए ज्वाइनिंग से पहले क्वेश्चंस पूछना चाहिए। क्वेश्चंस आपको आपके एचआर के साथ, आपके मैनेजर के साथ आपको क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। और क्यों ना पूछे, यू हैव ऑल द राइट्स टू आस्क योर मैनेजर और योर एचआर क्वेश्चंस विच आर गोइंग टू चेंज योर लाइफ ऑफ कोर्स देयर। अगर आप वहाँ पर काम कर रहे हैं उस कंपनी के अंदर, if you are going to give your blood and sweat for that company and you're gonna work there for hours and hours, then it's your rights to ask questions to HR and manager. And what are those questions? The first question is, which process will I be working for? आपको पूछना पड़ेगा दोस्तों ये वाली कि विच प्रोसेस विल आई बी वर्किंग फॉर, आखिर मैं कौन से प्रोसेस के लिए काम कर रहा हूँ। वॉइस प्रोसेस है या नॉन वॉइस प्रोसेस। नॉन वॉइस में हम बैकएंड की बात करते हैं, वॉइस है कि नॉन वॉइस है, इंटरनेशनल है या फिर डोमेस्टिक है, ये चीज़ें आपकी मैटर करती हैं। वर्क फ्रॉम होम है या फिर हाइब्रिड है, या वीकेंड्स वर्किंग रिक्वायर्ड है कि नहीं है, मतलब वीकेंड्स में आपको कुछ घंटे काम करना पड़ेगा। क्या पता आपको वीकेंड्स, आपको स्टार्टिंग में एचआर बोल दे आपके तो वीकेंड्स ऑफ है, लेकिन बाद में आपको पता चल रहा है कि आपका सेकंड और फोर्थ सैटरडे ऑफ है, बाकी फर्स्ट एंड थर्ड आपको करना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? तो इस तरीके से आप अपने आप को सरप्राइज मत होने देना। और ये सब क्वेश्चन जब आप पूछते हो ना रिस्पेक्टेड आपके एचआर या मैनेजर के साथ, भाई आपको पता चलेगा और उनको भी लगता है कि हाँ भाई इस बंदे में कुछ तो दम है, ये बंदा कुछ तो क्वेश्चन पूछ रहा है, इट मीन्स इसको नॉलेज है अच्छी खासी। और आपका ये राइट है दोस्तों, आपको पूछना चाहिए, आप डरिएगा मत उनसे। वो आपको जॉब देके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप भी उनको काम करके देंगे। आपसे आप जो काम करते हैं उससे जो पैसा जनरेट होता है वो पैसे में से आपको आपका पैसा देंगे और बाकी अपने पास अपना फ़ायदा रखेंगे। तो ये आपके राइट्स है, आपको पूछना पड़ेगा उनसे। तो फिर कह रहा हूँ ज्वाइनिंग के बाद सरप्राइज होने से अच्छा है कि भाई पहले ही क्वेश्चंस पूछ लो, वरना बाद में बहुत सरप्राइज हो जाएगा। बाद में सिर्फ रिग्रेट हाथ में आता है और फिर लगता है काश, ये काश वर्ड जो होता है अंदर अंदर बहुत खा जाता है लोगों को। तो भाई इससे पहले पूछ लेना कि जो भी मैंने क्वेश्चन बताया आपको कि जैसे विच प्रोसेस विल आई बी वर्किंग फॉर, वॉइस प्रोसेस है, नॉन वॉइस है, डोमेस्टिक है, इंटरनेशनल है, वर्क फ्रॉम होम की वर्क फ्रॉम होम में क्या फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं ये लोग, और ये सब क्वेश्चन। ओके, थर्ड पॉइंट है शिफ्ट टाइमिंग को इग्नोर मत करना। शिफ्ट टाइमिंग को बिल्कुल इग्नोर मत करना। आपको पूछना पड़ेगा अपने एचआर के साथ कि मेरी नाइट शिफ्ट है या फिर डे शिफ्ट है, और जो नाइट शिफ्ट भी है वो रोटेशनल है या फिर फिक्स है इसके अंदर। और जस्ट गिव मी अ मोमेंट। इसलिए इंटरव्यू के टाइम सिर्फ सीटीसी पर नहीं, आपको जो अपने शिफ्ट टाइमिंग्स पे भी फोकस करना पड़ेगा। डू नॉट, आई एम सेइंग दिस अगेन, do not excite yourself too much after hearing about the CTC only. You have to think about, or you have to think it through, regarding the other things, the things which really matters to you. तो शिफ्ट टाइमिंग को बिल्कुल इग्नोर मत करना। शिफ्ट टाइमिंग तो आपको उनको डंकी की चोट पे पूछना पड़ेगा, भाई मेरी शिफ्ट टाइमिंग क्या है, मुझे बस इतना बता दो। मुझे चीज़ों से मतलब मेरे को बहुत क्लियर रखो कि मेरे पास जो भी चीज़ें हैं भाई, जो भी मुझे फॉलो करना है यहाँ पर आके मुझे पहले से पता हो। मुझे ये ना हो कि मैं जिस दिन ज्वाइन कर लूँ उस दिन आप कहेंगे कि ये कर लो वो कर लो, ये नहीं होना चाहिए। और थर्ड पॉइंट है वर्क फ्रॉम होम को गारंटीड मत समझना। काफ़ी लोग ये गलती करते हैं। मतलब देखिए हम में से ना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, जिन्होंने पहले कुछ टाइम तक वर्क फ्रॉम होम किया होगा, जहाँ पर उनको लगता है कि यार वर्क फ्रॉम होम करने के बाद उनका जो कम्यूट टाइमिंग है वो जो वो अपना फैमिली को दे पा रहे हैं टाइम, उनका जो ट्रैवलिंग में पैसा जो खर्च होता था वो पैसे को वो सेव कर पा रहे हैं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए ना लोग वर्क फ्रॉम होम चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम देखते हैं। अगर जो रिक्रूटर है
अगर आपको कहता है कि ये हाइब्रिड मोड पे है या फिर हम वर्क फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं, तो भाई उनसे बहुत क्लियर आपको पूछना पड़ेगा हाइब्रिड मोड पे तक कौन कौन से डे पे काम करते हो, और वर्क फ्लेक्सिबिलिटी से उनका कहने का मतलब क्या है, क्या वो वर्क फ्रॉम होम भी प्रोवाइड करवाते हैं। वर्क फ्लेक्सिबिलिटी में ये चीज़ें भी इंक्लूड होती हैं कि आप ना एक काम करो, जितना टाइम आपको ऑफिस में बैठना 4 5 6 घंटे बैठ जाओ, उसके बाद आप घर जाके भी काम करते हो, ये भी वर्क फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर आता है। तो भाई आपको ये नहीं करना है ना, आपको तो पूछना है कि वर्क फ्रॉम होम आप प्रोवाइड करते हो कि नहीं करते हो, हमें बस ये क्लियर बता दो लिख कर। सिर्फ वर्बल से नहीं चलेगा, आपको ये लिखा हुआ भी देखना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वर्बल तो कुछ भी चेंज हो सकता है लेकिन लिखा हुआ चेंज नहीं हो सकता है। इसीलिए हमेशा जब भी हो अपने जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन को बहुत केयरफुली पढ़िए, मेटिकुलसली यू हैव टू रीड दैट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ऑफिस अटेंडेंस रिक्वायरमेंट रोल के लिए हिसाब से भी चेंज होती रहती है। मतलब नेक्स्ट पॉइंट ये उसी में मैं इंक्लूड करना चाहूँगा कि जैसे आप वर्क फ्रॉम होम वगैरह कुछ भी है, इसमें ना ऑफिस की जो रिक्वायरमेंट है, मतलब आपकी जो ऑफिस अटेंडेंस होती है, मतलब आपकी जो डेली अटेंडेंस होती है, उसके रिक्वायरमेंट रोल के हिसाब से, मतलब आप क्लाइंट कह दे आपको यार कि नहीं भाई एक काम कर, हमें पहले घर से करवाना था, अब हम ऑफिस से करवा रहे हैं तो ऑफिस आना पड़ेगा। क्लाइंट कहते हैं यार हम ओके हैं, 2 दिन ऑफिस वो घर से कर लें और 3 दिन उनको ऑफिस आना पड़ेगा। तो जो भी क्लाइंट कहेगा, जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। So before joining, always ask what is the current work location and attendance requirement for my specific role. मैं फिर दोहरा रहा हूँ, what is the current work location and attendance requirement for my specific role. आपको पूछना चाहिए दोस्तों उनसे, बिल्कुल पूछना चाहिए, आपको डंके की चोट पे पूछना चाहिए उनसे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, टारगेट्स और परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। ये मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जितने मैंने इंटरव्यूज़ देखे हैं, जितने मैंने भी इंटरव्यूज़ दिए, जितनी बार मैंने ये चीज़ फेस किया है कि मैनी फ्यू पीपल, ओके, ओनली फ्यू पीपल आस्क अबाउट दिस, अबाउट व्हाट, अबाउट द टारगेट्स एंड द परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेशन। आपको पूछना है कि आपके प्रोसेस में सक्सेस को किस तरीके से मेजर करते हैं वो लोग, वो क्या सोच के, ऐसे क्या उनके पास एक स्केल है जिससे वो ये स्पेसिफाई करते हैं कि ये सक्सेसफुल है हमारे में, ये एक बंदा बहुत टैलेंटेड है हमारे टीम में और ये दूसरा वाला नहीं है। किस तरीके से करते हैं? फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्टिविटी अगर वो चेक करते हैं कि किस तरीके से प्रोडक्टिविटी कर रहा है, क्वालिटी चेक करते हैं कि यार इसकी क्वालिटी कैसी आ रही है काम की, भले ये काम ज़्यादा कर लेकिन उस ज़्यादा काम में भी इसकी क्वालिटी क्या आ रही है वो चेक करते हैं। अटेंडेंस चेक करते हैं, अटेंडेंस यार कितना रेगुलर है का उसमें। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, मतलब अगर आप वॉइस प्रोसेस में, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन कितना आ रहा है, उनके फीडबैक्स क्या आ रहे हैं इसके लिए, उनकी क्या रेटिंग आ रही है उस एजेंट के लिए या फिर उस एसोसिएट के लिए, और टर्न अराउंड टाइम, ये सब चीज़ें जो होती हैं अगर वो चेक करते हैं तो आपको पूछना पड़ेगा भाई उनको क्या, मतलब क्या चीज़ें वो चेक कर रहे हैं मेजर करने के लिए। अगर मैं बोलूँ अगर आपको कि अगर वो परफॉर्मेंस बेसिस पे मेज़र कर रहे हैं यहाँ पर आपका सक्सेसफुल होना या फिर ना होना, मतलब ठीक है आपके टारगेट्स में अगर मान लीजिए अगर आपको पूरे दिन करके 10 केस मिल रहे हैं, उस 10 केस में वो कह रहे हैं हमको 9 केस बहुत अच्छी तरीके से उनमें उनको क्वालिटी चाहिए, फिर तो वहाँ पर एक प्रेशर आपके ऊपर जरूर बना रहेगा। और मैंने ऐसा काम किया है अंडर राइटिंग एंड पीएनसी इंश्योरेंस में, एग्जैक्टली यही होता है जहाँ पर आपको आपके ऊपर ये प्रेशर होता है कि जो भी हमको क्लाइंट काम दे रहा है उस क्लाइंट के काम में 90% काम आपका बहुत एक्यूरेट होना चाहिए। अगर क्लाइंट ने कोई भी आपकी जो है गलती पकड़ी तो भाई उसमें पूरी कंपनी आपको मिलकर सुनाती है, चाहे वो किसी भी कंपनी की मैं बात कर रहा हूँ, मैं एक जेनरिक बात कर रहा हूँ।